अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। आज इसी तरमीम के नतीजे में मार्ज वजूद में आने वाली पहली आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस ने अपना मनसब संभाल लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस जैसे अमीनुद्दीन खान से उनके ओहदे का हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जाहिया अफरीदी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फिजाइया के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ईवान और दीगर अहम शख्सियात शरीक थी। अहम बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जज हैं जिन्हें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की सरबराही का एजाज मिला, बल्कि अब वो पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत की क़यादत भी कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 साल तक बतौर जज काम करते रहे और गुज़िश्ता बरस 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाले आईनी बेंच के सरबराह बने। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान सन 2011 से सन 2019 तक लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट के उस 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसने 9 मई के वाकयात में सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की थी और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी फैसला सुनाया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ताल्लुक पंजाब के जनूबी शहर मुल्तान से है। वो पहले 1987 में हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और बतौर वकील प्रैक्टिस के दौरान दीवानी यानी सिविल नौयत के मुकदमात की पैरवी करते थे। दूसरी जानिब आईनी अदालत के जजों की तादाद बढ़कर 13 होने का इम्कान है। विभाग शरई अदालत के इनकार के बाद इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। पहले मरहले में 3 जजेस ने हल्फ उठाया, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईनी अदालत के इब्तदाई 6 जजेस में जस्टिस के आगा, बलोचिस्तान से जस्टिस रोजी खान और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत के फराइज और इख्तियारात की बात हो तो यह अदालत वफाकी हुकूमत और किसी सूबाई हुकूमत के दरमियान या सूबों के माबैन तनाज़ात का फैसला करेगी। यह अदालत पाकिस्तान के आइन की दफात की तशरीह करेगी, जबकि आइन और कानून से मुतल्लिक सवालात पर फैसले सुनाएगी। हाई कोर्ट से आने वाली उन अपीलों की समाअत करेगी जिनमें आइन की तशरीह से मुतल्लिक अहम सवालात उठते हों। इसके अलावा यह अदालत बुनियादी हुकूक के नफाज से मुतल्लिक भी मुकदमात में इख्तियारी समाअत इस्तेमाल करेगी। इसी दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि इस इजलास में मुस्तफ़ी होने वाले जजेस या 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आईनी अदालत के नफाज के बाद बज़ाहिर मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ताहम 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती ऐवान से एक तूफान भी उठता नजर आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। इस मुतालिक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, जिसके मुताबिक इन दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रात साथी जजेस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने उन्हें इस्तीफा न देने का मशवरा दिया, लेकिन दोनों ने फैसला बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। इस मुतालिक आज एक अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुस्तफ़ी होने वाले दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। दूसरी जानिब इन जजेस के इस्तीफों का मामला पार्लियामेंट में भी गर्मा गर्म बहस की वजह बना। वजीर दिफा हाजा आसिफ ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर तो जागा, लेकिन जब कैंगरू कोर्ट्स बनी तो उनका ज़मीर नहीं जागा। 2 जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया। और ये जजेस जो हैं, इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है, तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसी तरह हुकूमती कैंप से
मजीद जजेस के मुस्तफी होने के इम्कानात का इजहार भी किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की बकौल मजीद इस्तीफे आएंगे क्योंकि इस खींचातानी की असल वजह चीफ जस्टिस बनने की दौड़ है। देखिए, ये अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे, ये यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जजेस के अंदर ये टग ऑफ वॉर टू बी द चीफ एक अरसे से वहाँ पर मौजूद थी और इसी के ज़ेरे असर बहुत सारी कोर्ट्स बड़ी मुंतकसिम भी रहीं। रिसेंट पास्ट में पिछली 3-4 अपॉइंटमेंट्स के नतीजे में 5 जजेस एक तरफ 7 जजेस एक तरफ की कहानी चलती रही। एक बार नहीं चली, बार बार चली, कई डिफरेंट चीफशिप्स के अंदर चली। एक जज साहब के साथ 5 जज बैठते थे और एक ही फरीक के मुकदमात को सुनते थे और बाकी 7 जजेस के पास तो कोई लिस्ट भी नहीं लगती थी। इसी तरह की सूरत हाल ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती रही। आज ये गेट फॉर वंस एंड गुड बंद होना चाहिए। फिलहाल किसी और जज का इस्तीफा तो सामने नहीं आया, ताहम कुछ जजेस के तबादलों के हवाले से इशारे सामने आ रहे हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की जानिब से भी मुस्तकबिल में बेंचेस में मुयसर ना होने का इंदिया सामने आया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कम अज कम 2 जजों ने इंदिया दिया है कि वो अगले माह दारुल हुकूमत में केसेस नहीं सुन सकेंगे। ये बात 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुमकिन तबादलों से मुतालिक बढ़ती हुई चहमगोइयों के दरमियान सामने आई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने ये इशारे अलग अलग मुकदमात की समाअत के दौरान दिए। जुमेरात को एक निजी कंपनी के केस की समाअत के दौरान एक वकील ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से गुजारिश की कि हतमी दलाइल की तारीख दिसंबर के पहले हफ्ते में रखी जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में यह केस कोई और जज सुन रहा होगा। वकील ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि सर ऐसी बातें ना कहें, हमें बेचैनी होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूं। जब वकील ने कहा कि सर आप चले जाएंगे, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। इससे कबल बुध को जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने भी एक और मुकदमे की समाअत के दौरान वकील की जानिब से अगले हफ्ते की तारीख मांगने पर इसी तरह का इशारा दिया था और कहा था कि उनका बेंच मुमकिन है दिसंबर के बाद दस्तयाब ना हो। याद रहे कि रवा साल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत इम्तियाज समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने मौजूदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली पर सख्त एतराज उठाया था। वाज़ेह रहे कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार मिल गया है कि वो हाई कोर्ट के जजों का उनकी रजामंदी के बगैर भी तबादला कर सकता है और इसी इख्तियार ने अदलिया के कुछ हलकों में तशवीश पैदा की है। जरा के मुताबिक हाई कोर्ट जजों के तबादलों का अमल मरहलावार होगा और ख्याल है कि सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतासर होगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है ऐवान ज़ेरी और 12 से 56 तरामीम मंजूर की गई। आईनी तरमीम का मुसव्वदा सबसे पहले विफाकी काबीना से मंजूर किया गया था। गुज़िश्ता रोज विफाकी काबीना के इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स और अदलिया से मुतालिक कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी गई थी। इसी तनाजुर में आज सेनेट ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर कर लिए हैं। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में होने वाले सेनेट के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किए। ऐवान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट, पाकिस्तान नेवी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। सेनेट में बिलों की मंजूरी के मौका पर PTI और JUI के अरकान की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने मुखालफत करते हुए बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। ताहम चेयरमैन सेनेट ने बिलों की मंजूरी के लिए ऐवान से राय ली, जिसके बाद ऐवान ने बिलों को कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की और इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। जहां कुछ जजेस की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत सामने आ रही है, वहां वकला बरादरी की जानिब से भी मुदाहमत का इम्कान है। फिलहाल बतौर पहला कदम 9 मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि वो इन तरमीम को आइन से मुतसादम करार दे और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। इसके अलावा सियासी सतह पर भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम जोई की तैयारियां हो रही हैं। आज PTI और इत्तेहादियों पर मुश्तमिल अपोजिशन ने लाइज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अहम मुशावरत की और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन किया। इस इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिया में कहा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत और जिद्दोजहद का इआदा करती है और आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करवाने के लिए तमाम जमहूरी तरीकों से भरपूर एहतजाज करेगी और आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा करती है। एलामिया के मुताबिक पीर को मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वाक करेंगे, जबकि मेंबरान पंजाब असम्बली लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी, जबकि लाहौर में वकला
एहतजाज में भरपूर शिरकत की जाएगी, जबकि अगले जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। जहां तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ नई मुदामत की तैयारी कर रही है, वहां कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ा धचका भी मिला है, जब पेशावर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। दरखास्त गुजार के मुताबिक सूबाई हुकूमत जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करती है। फरीकैन सियासी सरगर्मियों में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। एहतजाज में इस्तेमाल होने वाली सूबाई हुकूमत की मशीनरी अब भी विफाक के कब्जे में है। अदालत ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक सरकारी वसाइल का इस्तेमाल आर्टिकल 4, 5 और 25 के खिलाफ है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। अदालत का कहना था कि रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है, यानी माजी के बरक्स। तहरीक इंसाफ अब अगर एक बार फिर विफाक पर किसी चढ़ाई की तैयारी करती है तो उसको किसी सूरत अपने वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल आने वाले हफ्तों में एक बड़े सियासी और आईनी बहरान का बायस बन सकती है, और अगर ऐसा होता है इससे हुकूमत कैसे निपटेगी, मजीद बात करने में ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज आईनी अदालत तो कायम हो गई है, चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी आज हल्फ ले लिया है, 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया है। ये बताएं कि टोटल कितने जजेस पर मुश्तमिल होगी विफाकी आईनी अदालत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, फ़िल वक्त तो जो फर्स्ट बैच है, मैं समझता हूँ कि ये 6+1 एक चीफ़ जस्टिस होंगे और उसके साथ फिर 6 और जजेस हैं जो कि सूबों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी भी हो रही है इसी हवाले से। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई नंबर कैप नहीं किया गया, और इसी वजह से कि बामुताबिक वर्कलोड, बामुताबिक ज़रूरत कह लें उसको, वो देखा जाएगा कि अगर आइनी केसेस के अंदर जो है वो मज़ीद केसेस आते हैं तो फिर आपको लार्जर बेंच भी बनाना पड़ सकता है, फिर फुल कोर्ट भी होती है, फिर आप उस आइनी अदालत के अंदर जो है 2-2 या 3-3 जजेस के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो टेकअप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इसकी वो हैं, और जब इसके रूल्स फॉर्मुलेट हो जाएंगे तमाम तर तो फिर उसकी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो आपने कहा कोई कैपिंग आपने रखी नहीं है इसकी मैक्सिमम जजेस की तादाद कितनी होगी, लेकिन कुछ इतलात चल रही हैं कि 12+1 13 के वाले से एक फिगर चल रहा है कि शायद 13 की तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 13 करेंगे। जी देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर आपको फुल कोर्ट और लार्जर बेंचेस बनाने हैं तो वो 7 जजेस से तो काम नहीं चलेगा। वो उसके लिए एक ब्रॉडर, एक तो सूबों के हवाले से, क्योंकि हमने इसी आईनी तरमीम में हमने कहा कि सूबों के शेयर को या सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए बाशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वो जो प्रोविंसेस की एक नुमाइंदगी है उसको भी यकीनी बनाने के लिए अगर आप 2-2 भी जज साहिबान एक सूबे से लें तो मैं समझता हूँ कि 8 तो वही हैं और फिर एक चीफ जस्टिस हैं, 9 वो हो गए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर आप लें 2 और तो वो 11 बनते। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12-13 बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई कदगन नहीं है। और ये जो आप 7 का आप नंबर बता रहे हैं 6+1 का, ये कब तक रखने का इनका इरादा है, कंटिन्यू करने का जुडिशल कमीशन बन जाने तक, या अभी फिलहाल साल तक यही चलाएंगे, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आप मजीद जजेस को ऐड करेंगे? फिल वक्त तो अभी 7 का ही नंबर है और इसको आगे जिस तरह मैंने कहा कैप नहीं और बढ़ाया जा सकता है। सूबों की एक पैरिटी के साथ जो नुमाइंदगी है बाशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नहीं, मुसर्रत अली साहबा के वाले से फिर क्या होगा मामला? ज़ाहिर आपने तरमीम में तो कहा था जो ट्रांसफ़र के वाले से जो है वो नहीं मानेगा तो उसके वाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई वगैरह हो सकती है। तो इनके बारे में फिर क्या है, कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे या क्या होगा? देखिए, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जो है किसी किस्म की अगर ये बात करें कि ट्रांसफ़र का मामला, तो वो तो नहीं हो सकता। जो ट्रांसफ़र का मामला था वो तो हाई कोर्ट्स के हवाले से था और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तमाम तर मामले के हवाले से मैं समझता हूँ कि उसकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर सूबे में सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, रजिस्ट्री ज़रूर हैं और बेंचेस जाते हैं वहाँ पे केसेस सुनते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। वो सिर्फ हाई कोर्ट्स के हवाले से
ट्रांसफर ऑफ जजेस का जो है वो तो अभी कोई उसको मुतबादिल किया उनकी गया है। जगह पे दिया जाएगा जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहब की जगह पर? जी, एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस में से जज एक कोई ऑप्ट कर लिया जाए, और अगर नहीं होता तो फिर सूबों से भी देखा जाएगा, क्योंकि 3 उसके टेयर्स दिए गए हैं कि एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जज हो, और उसके साथ फिर दीगर जो है हाई कोर्ट के जज हों 5 साल तक जो हाई कोर्ट के जज रहे हों, और तीसरा जो है वो वकला में से भी हो सकते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से भी, जो कि जिनके पास 20 साल का तजर्बा हो और सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हों। तो ये बताएं, इसके अलावा बैरिस्टर शकील साहब के बड़ी जल्दी में आपने आईनी अदालत तो कायम कर दी, लेकिन अदालत कहाँ बैठेगी, बेंच कहाँ बैठेगा, उसका आपने अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। अभी फिलहाल आपने सरफराज डोगर साहब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 आपने ले लिया है, लेकिन पहले था कि जो शरई अदालत होगी वहाँ ये बैठेगी आईनी अदालत, उन्होंने इनकार कर दिया अपनी बिल्डिंग देने से, अब आपको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा है। ये कब तक ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट चलेगा? पहले कोई फैसला तो कर लेते कहाँ इन्होंने बैठना है। देखिए, हम तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो प्रोब कर रहे थे, फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी, और इस तमाम तर मामले के ऊपर मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी स्टिल हम कंसिडर कर रहे हैं कि किधर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अभी तो मेक शिफ्ट सिचुएशन एक ज़रूर है, लेकिन उसको एक फॉर्मलाइज करने के लिए, और ये शाहराही दस्तूर पे ही होना चाहिए क्योंकि आईनी अदालत है, और ये नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो यहाँ पे शिफ्ट हुई है उसको कहीं और शिफ्ट करते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छी उनकी अदालत है, और वो काफ़ी अरसे से एक लंबा टाइम रहा उस पूरे प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुँचने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेरे ख्याल से वहाँ पे अदालतों की स्पेस ज़रूर मौजूद है, और उसमें ऐसी बात नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उसके साथ भी आप अगर देखें तो काफ़ी स्पेस है पार्किंग के हवाले से एंड अदरवाइज। तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल शरीयत कोर्ट क्योंकि इतना उनका रेगुलर काम नहीं होता, तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो लोकेशन होगी या होनी चाहिए। मेरे ये ख्याल से उन्होंने इनकार क्यों किया है बिल्डिंग देने से? आपकी पहले उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी कि पहले आपने कह दिया कि फेडरल शरीयत कोर्ट होगी, बाद में आज वहां से इनकार आ गया? पहले आपकी बातचीत उनसे कोई हुई नहीं थी, या पहले कोई कमिटमेंट वहां से आई थी, आज वो बैकआउट करके हुआ क्या मामला? ये नहीं, ये कमिटमेंट की बात नहीं है। बात यह है कि ये आप किसी की ज़ाती बिल्डिंग्स तो है नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की बिल्डिंग्स हैं, और हुकूमत पाकिस्तान जिस बिल्डिंग का जो बेहतर इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकती है। तो ये तो मामला नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी इनकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप अगर क्योंकि उन जज साहिबान की तादाद भी कम है फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से, और वैसे भी अगर आप देखें तो उनका जो वर्कलोड है वो कम है, वो कोई इतना फ्रीक्वेंट नहीं है उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी शिफ्टिंग हो जाए, और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट में ही आईनी अदालत, और उसकी ऑब्वियसली रेनोवेशंस आपको उस हवाले से करनी पड़ेंगी, जो कमरों के हवाले से हैं या दीगर जो सेटअप है एडमिनिस्ट्रेटिव उस हवाले से। तो ये बताइएगा हकीम मलिक साहब के कुछ 2 जजेस के इस्तीफे तो आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या मजीद इस्तीफे भी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इस्तीफ़े इज़्ज़त-माब जज साहिबान का हक है, और ये कोई नौकरी नहीं होती, ये एक ऑनर होता है। और बतौर जज या बसीयत जज आप जब काम करते हैं, आप हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, आप आईन पाकिस्तान के मुताबिक अपना हल्फ उठाते हैं, और आईन पाकिस्तान के उस हल्फ में आप ये कहते हैं और इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मैं अपने ज़ाती मफाद को मुकद्दम नहीं रखूँगा, मैं अवाम के मफाद को मुकद्दम रखूँगा, और अवाम को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करने की कोशिश करता रहूँगा। तो इसी हल्फ में ही मेरे ख़्याल से जो एक्सेस टू जस्टिस है उसका जिक्र है, और काम मेनली यही है कि आप अवाम को इंसाफ अगर ये फराहम 2 करें, जजेस उसके लिए नौकरी तवज्जो करते तो फिर तो वो अपने टेन्योर पूरा करते, वो बैठे रहते। उन्होंने नौकरी ना करने पे को है जो है वो तरजीह दी है, और वो उन्हें लगता है कि शायद इस पे जो आइन के अंदर जो ज़रूरी तकाजे थे वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए हैं, जुडिशरी को आपने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, इसलिए वो मुस्तफ़ी होकर चले गए हैं बतौर एहतजाज। नौकरी करना चाहते तो वो रुकते हैं यहाँ पे। देखें, ये उनका राइट है, और आपकी बात इस हद तक ज़रूर है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल से उसके साथ जो बेनिफिट्स हैं वो भी इन राइटिंग वो लिखते हैं कि उनको पेंशन या दीगर जो बेनिफिट्स हैं एज रिटायर्ड जज
ऑफ द हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से ही मिलते हैं, तो फिर वो भी उनका एहतजाज होना तो यही के खिलाफ चाहिए। था, आइन में तरमीम के खिलाफ था, अपने फैमिली या अपने बच्चों के खिलाफ उनका कोई एहतजाज नहीं है कि वो सारे जो है वो मराज छोड़ दें। तो उन्होंने एक जो है ना बतौर एहतजाज इस्तीफा दिया है, कोई शौक से नहीं दिया उन्होंने। अगर बतौर एहतजाज वाक़तन दिया है तो फिर मेरे ख्याल से उनको रुजू करना चाहिए दोबारा आईने पाकिस्तान से, और उसी आईने पाकिस्तान में ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। जुडिशरी का अपना काम है, उसी आइन के दायरा कार में रहते हुए एग्जीक्यूटिव का अपना काम है और लेजिस्लेचर का अपना काम है। क्या आर्टिकल 239 के तहत, सब आर्टिकल 5 के तहत क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो सकती है या किसी भी कोर्ट में या किसी भी अदालत में वो कॉल इंटू क्वेश्चन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये काम जो है अमेंडमेंट्स वाला, ये लेजिस्लेचर का काम नहीं है, उनका प्रोगेटिव नहीं है, उनका इस्तेकाक नहीं है? अगर नहीं है तो फिर हमें बता दें पावर में ये भी था कि एक इदारा दूसरे के मामलात में मुदाखलत भी नहीं करेगा ना, तो ये भी था उसके अंदर। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को, इन जजेस को लगता है कि उनके इख्तियारात में, जी बिल्कुल, हमने मुदाखलत तो नहीं की, उन्हें ये लगा जिसकी वजह से उन्होंने नहीं, हमने तो मुदाखलत नहीं की। देखिए, उन्हें लगने ना लगने की बात नहीं है, बात यह है कि हमने जो एक ईजियर एक्सेस टू जस्टिस के प्रिंसिपल्स थे, फेयरनेस के जो प्रिंसिपल्स थे, उनको इम्प्लीमेंट किया। अगर ये किसी को बात पसंद नहीं आती और वो ये समझते हैं कि ये उनके ऊपर अटैक है, जो कि मैं समझता हूँ उन्होंने अपने ऊपर ये पर्सनल अटैक समझा है और ये एलिगेशंस लगाई हैं अपने इस्तीफ़ों के थ्रू, तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत का काम है, हुकूमत ने अपना काम किया है, पार्लियामान ने अपना काम किया है। अगर उनको कोई इनसिक्योरिटी फील होती है तो उन्होंने अपना बिल्कुल सही दुरुस्त फैसला किया। अच्छा, ये बताएगा अकील मलिक साहब कि आज इस इमारत में हल्फ हुआ है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का, बाकी जजेस का, मेरी मुराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग से है, वहाँ 4 जजेस जो हैं वो इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं थे। ये वही जजेस हैं जिन्होंने खतूत पे लिखे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने हवाले से कि जो उन्हें इशूज़ दरपेश थे। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? खबर तो मेरे पास यह है कि उनकी कोई ट्रांसफ़र के वाले से तजवीज़ जो है वो ज़ेर हो रहा है कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर। है ऐसी कोई चीज़? कंफर्म करेंगे खबर को? देखें, 27वीं तरमीम जब हमने अभी की है तो उसी में वाज़ेह तौर पे हमने जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार था जजेस ट्रांसफ़र करने का, जो सदर पाकिस्तान के पास था, उसको हमने हवाले कर दिया JCP को। और JCP के जो चेयरमैन हैं, और वहाँ पे 7 जजेस बैठे हों, 5 जजेस बैठे होंगे और 2 और जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिस हाई कोर्ट से जाना है उस अदालत का चीफ जस्टिस भी होगा और जिस हाई कोर्ट में जाना है उसका भी चीफ जस्टिस वहाँ पे मौजूद होगा। तो JCP में भी तो JCP में भी तो एग्जीक्यूटिव या उसके लाइक माइंडेड लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है वहाँ पे। मैं समझता हूँ 4 से 5 लोग हैं। अगर 7 जजेस हैं और 2 अपोजिशन के लोग भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि एक MNA हुकूमत का, एक सेनेटर हुकूमत का, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये हो गए 4, 5वां अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत के पास अभी जो स्पीकर जैसे करेंगे, तो वैसे तो लीगल फ्रेटर्निटी जैसे नॉमिनेट करेंगे वो भी बंदा स्पीकर का कर लें, आप ही की मर्जी वहां से भी आएगा, कुछ आपके लाइक माइंडेड वहां पे हो जाएंगे तो वो ठीक ठाक आपकी एलिगेशन लगा लें। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें फिर अपोजिशन भी तो मौजूद है, इसमें तो फिर जज साहिबान भी मौजूद हैं, तकरीबन 7 जज साहिबान हैं। तो इतने लोगों की विजडम को जो है वो चैलेंज और क्वेश्चन करना, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। सही है। तो वैसे लग तो यही रहा है, पता लग भी जाएगा 1-2 हफ्तों में कि जब उनकी ट्रांसफ़र होगी तो फिर ये चीज़ कंफर्म भी हो जाएगी। लेकिन इत्तला यही है कि वो ट्रांसफ़र शायद होने जा रहे हैं, जो आज मौजूद नहीं भी थे इस हल्फबर्दारी की तकरीब में। दूसरा ये बताएगा अकील मलिक साहब के ये जुडिशल कमीशन जो है ये कब तक तश्कील पा जाएगा? ज़ाहिर है चूँकि अभी जो तकर्रियाँ हो रही हैं आईनी अदालत के अंदर, वो तो सदर पाकिस्तान जो है उनकी मुशावरत से चीफ जस्टिस के थ्रू हो रही हैं, तो बाद में तो ये तकर्रियाँ जुडिशल कमीशन ने करनी है। तो जुडिशल कमीशन के बनने से पहले ये 7 तकर्रियाँ होंगी और उसके बाद बाकी होनी है। ये कब तक बन जाएगा ये? देखिए, जुडिशल कमीशन अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी है और उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक रीस्ट्रक्चरिंग है या फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई है इस हवाले से, क्योंकि आईनी अदालत का क़याम भी हो चुका है। तो अब ये उसके रूल्स आ जाएँ या रूल्स में अमेंडमेंट आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल दोबारा से अपना काम जो है वो जारी सारी रखेगी और उसे रखना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने इस हद तक कि ये आईनी अदालत का जो क़याम है, इसके पहले चीफ जस्टिस और इसके जो कुछ जजेस हैं
वो टू सर्टेन और एक्सटेंट जो आगे यही है ना, अब बाकी जो इसके बाद लगने हैं वो जुडिशल कमीशन ही लगाएगा उन्हें ना, वरना तो ये इनकी मर्जी के लगते रहेंगे सारे। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि एक न्यूट्रलिटी है। नहीं बिल्कुल, इसके बाद जो भी हैं जी, इसके आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसके बाद जो भी होंगे वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही लगाएगा। ये बेयर मिनिमम जो था नंबर जो कि एग्जिस्टिंग पूल जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या जज साहिबान हैं उन्हीं में से लिया गया है, कोई बाहर से जज नहीं लिया गया। सही है। अच्छा, ये 248 में जो आपने तरमीम की है ताहियात इस्तिस्ना के वाले से, उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, हाफिज ताहिर अशरफी साहब हों या अल्लामा अमीन शहीदी साहब हों, तकरीबन तमाम ही इसे इस्लामी शहर के खिलाफ करार दे रहे हैं ताहियात इस्तिस्ना को। तो क्या कोई दोबारा से इसे रिव्यू किया जाएगा या जो 28वीं तरमीम की बातें चल रही हैं उसमें से दोबारा लाया जाएगा या क्या मामला है? देखें, ये अब एक सेटल चीज़ है और ये एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है और मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर जो है दोबारा इसको कोई ओपन किया जाएगा इस हवाले से। बिल्कुल मेरा एक ज़ाती व्यू जो है वो मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं और वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन बरकैफ अब ये 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा है और इसी हवाले से ये आगे चलेगा। लेकिन आईन में कोई तरमीम आप इस्लामी शायर के खिलाफ कर भी नहीं सकते, ये भी आपका आईन ही कहता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई वाज़ेह तौर पे रूलिंग नहीं आई। अगर वाज़ेह तौर पे कोई रूलिंग आती है तो फिर उसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है, जो अगर कोई ऐसी आईनी तरमीम है मज़हब के हवाले से या दीगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं मसलक के हवाले से, तो वो उस पर बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि 28वीं तरमीम की बातें तो काफ़ी हुई हैं। बिलावल साहब ने तो कहा है कि 18वीं तरमीम जो है उसे किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। शहबाज साहब ने उसके बाद कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि बैठेंगे, बात करेंगे इस पर। उन्होंने NFC की बात की है, सूबों के शेयर्स के हवाले से बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा हल्की ज़रा टोन रखते हुए कह रहे थे मुशावरत करेंगे इस पर। तो इसका मतलब यह है कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, कि इसका मतलब है कि 28वीं तरमीम आनी है, तो कब तक फिर आप इत्तेफाक की राय पैदा करके इस तरमीम को लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिल्कुल आइडिया तो यही है कि 28वीं तरमीम के अंदर जो मफाद आमा के काम हैं, जिस तरह एजुकेशन, पॉपुलेशन, हेल्थ केयर, रूरल नेशनलिटी वाला तमाम तर मामला, NFC अवार्ड के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें आएँ। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 140A जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमने वो स्ट्रेंथनिंग है, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने भी किया, NFC का जिक्र भी किया। और मैं समझता हूँ एक ओपननेस है, एक ओपन जो माइंड कह ले या एक रिसेप्टिवनेस है इस तमाम तर हवाले से कि बिल्कुल एक मशावरत होनी चाहिए इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये नेशनल इश्यूज़ हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं। तो उस पर मशावरत का जो एक प्रोसेस है वो जल्द ही मैं समझता हूँ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने होंगे, इसी से आपकी चीज़ें आपको इसी से आपकी 27वीं आईनी तरमीम में जो उजलत का अंसर है वो वाज़े होता है कि आप इन मामलात को भी लेकर आप इत्तेफाक की राय पैदा करके थोड़ी ताखीर से भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने बड़ी उजलत में 27वीं आईनी तरमीम की है। जो एक आर्गूमेंट है वो यहाँ से भी जस्टिफाई होता है। तो ये बताएं कि मियाँ साहब तो वोट डालने के लिए आ गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब नजर नहीं आए, वो कहाँ गायब हैं? बड़ी अहम तरमीम थी ये। देखें, हुकूमत को नंबर जो दरकार थे वो 224 थे और हमारे जो नंबर थे वो 233 के 234 थे। तो लाजमी नहीं है, नवाज शरीफ के बगैर भी नंबर पूरा नहीं है, वो क्यों नहीं आ सके। देखें, वो पार्टी के सदर हैं और जाहिर बात है कि पार्टी को डायरेक्शंस तो उन्होंने ही देनी है और अभी भी हम मुशावरत का जो अमल है वो उन्हीं के साथ करते हैं। वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कई दफ़ा कि तमाम तर जो मामलात हैं वो उनकी नॉलेज में होते हैं और उनके कंसेंट से होते हैं। और ये जो 28वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं, इत्तेफाक की राय पैदा करेंगे, इसमें कोई पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के बारे से भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है ऐसी कि रूमर चल रही है ऐसी? देखिए, मैं नहीं समझता रूमर्स चल रही हैं, मैं नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत हाल में हो सकता है, वो एमरजेंसी अगर ऐसी कोई क्लैमिटी आ जाए, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन वो उसकी एक्सटेंशन 1 साल तक हो सकती है। वो आईने पाकिस्तान में ऑलरेडी दर्ज है। ठीक। अच्छा, फाइनली अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। जुम्मे को यौम स्याह होगा, कुछ सेनेट से, कौमी असम्बली से मार्च भी होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। और इसके अलावा जो है उन्होंने एक तरफ तो तहरीक चलाने की बात भी की है, साथ वो कह रहे हैं मुज़ाकरात वगैरह भी हुकूमत हमसे करे, अब ज़रूरत है वक्त की। तो होगी बातचीत वगैरह कोई, इनकी तहरीक से कोई डील शील करेंगे आप या जाने देंगे ऐसे ही? अब आपको फिक्र नहीं है, सिस्टम पे ग्रिप आपकी आ चुकी है 27वीं आईनी तरमीम के बाद?
देखिए समर साहब, बात यह है कि बिल्कुल एहतजाज उनका हक है, वो करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें, लेकिन हमने कोई ऐसी गैर आइनी या गैर कानूनी चीज़ नहीं की। ये इसी पार्लियामान का इस्तेकाक है और हमने उसी चीज़ को फर्दर जो है वो इस तरमीम के थ्रू हमने पेश किया है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर वो कहते हैं कि हमसे बातचीत होनी चाहिए तो स्पीकर ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस दोबारा पेशकश की है, तो जाएं स्पीकर साहब के दफ्तर और वहाँ पे रुजू करें। कमेटीज़ तो अभी तहलील नहीं हुई, तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ, तो वो कमेटी कायम है और उसी कमेटीज़ के थ्रू जो है वो डिस्कोर्स शुरू होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि इत्तफाक की राय पैदा करने के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी लाई जाएगी। जो अनफिनिश्ड एजेंडा था 27वीं आईनी तरमीम का, वो पूरा किया जाएगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ अहम सिक्योरिटी मैटर्स के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात और उनके पीछे अफगानिस्तान में छुपे नेटवर्क्स के बायस पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर होने वाले खुदकुश हमले ने न सिर्फ 12 कीमती जानें ली, बल्कि एक बार फिर यह साबित किया कि दहशतगर्दी का मंबा सरहद पर मौजूद वही पुराना नेटवर्क है जो अफगानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल सरगर्म है। इस मुतालिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम को बड़ी कामयाबी भी मिली जब इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में इस हमले के पीछे मौजूद पूरा दहशतगर्द सेल पकड़ा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश तस्लीम किया है कि पूरी कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद TTP के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला की हिदायत पर की गई। दादुल्ला ने टेलीग्राम के जरिए अपने नेटवर्क को न सिर्फ हमले की मंजूरी दी, बल्कि साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर तक भेजी ताकि उसे पाकिस्तान के अंदर वसूल किया जा सके। खुदकुश बमबार कारी का ताल्लुक अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे के शनवारी कबीले से था, जो वहां से गैर कानूनी रास्तों के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। साजिदुल्लाह ने उससे इस्लामाबाद के मुदाफाती इलाके में छुपाया, फिर पेशावर के अखन बाबा कब्रिस्तान से खुद कुछ जैकेट हासिल की और हमले के रोज खुद अपने हाथों से वो जैकेट पहनाई। तहकीकाती इदारों का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP की आला क़यादत कदम कदम पर इस सेल की रहनुमाई कर रही थी और पूरा नेटवर्क अफगानिस्तान से कंट्रोल हो रहा था। यह एक अहम पेशरफ्त है कि इस हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द बशमूल ऑपरेशनल कमांडर गिरफ्तार हो चुके हैं और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। इस असल सवाल यह है कि दहशतगर्दी के इस नए सिलसिले को रोका कैसे जाए, जबकि ये नेटवर्क अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान रजीम आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में तेजी आई है और पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। Taliban regime came to power in Afghanistan, there has been sharp surge in terrorist attacks emanating from Afghan soil on Pakistan. Pakistan is determined to take every possible action to safeguard its security and the security of its people. Pakistan would not hold dialogue with any terrorist groups, be it TTP or BLA. वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं जो किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ यही है कि सिक्योरिटी, सरहदी सूरत हाल और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। इस मुतालिक मज़ीद बात करके हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान ने। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, पर्टिकुलरली अफगान सरजमीन से जो फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बावजूद इसके कि सीज़ फायर हुआ था अफगान तालिबान के साथ के मज़ीद दहशतगर्दी वहाँ से पाकिस्तान के अंदर नहीं की जाएगी, सीज़ फायर अभी भी जारी है। तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अल्दो हमने वार्न तो किया था अफगान तालिबान को कि ये सीज़ फायर तब तक बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान में कोई मज़ीद हमले नहीं होते, मज़ीद दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते, वहाँ से दहशतगर्दी नहीं आती। लेकिन वाना का वाक़या हुआ, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। क्या समझते पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान को अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, पीसफुल एफ़र्ट्स, जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें हमारे जो साथी हैं कतर, टर्की हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करना चाहिए, ईरान को, चाइना को, टर्की को, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम थ्रू अमेरिका भी इनके ऊपर प्रेशर डलवाएँ। चाइना ने पहले आपको याद ही होगा काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, बट आई डोंट नो कि क्या वजह है कि ये लोग बिल्कुल ना सुनने को मानने को आमादा हैं। शायद ये वजह है कि इनको अभी वो स्टेटमेंटशिप जो है या करना नहीं चाहते या आती नहीं है।
दूसरी बात ये है कि ये जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको फ़ायदा दे रही है दो लिहाज से। एक तो माली फ़वाइद हैं, ये इंडिया से पैसे वगैरह ले रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये चूँकि लेजिटिमेट हैं, तो इन्हें पावर चाहिए, पावर बेस चाहिए या कोई जो आर्म्स चाहिए सपोर्ट के लिए, तो उसमें ये टीटीपी है, बीएलए है, बीआरए है, दाइश है, आईएसआईके है वगैरह वगैरह। ये उनको ये समझते हैं कि शायद उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या उनको पावर में रहने के लिए हेल्प करेंगे लोगों को गन के ज़ोर के ऊपर इनके महकूम रखने के लिए। करना हमें क्या चाहिए जी? एक तो पहले मैंने कह दिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमें अपनी या जारी रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए कि विदिन ओन कंट्री जो है हम अपने बॉर्डर्स का कंट्रोल और ज़्यादा सख्त कर दें। इंटेलिजेंस ज़्यादा बढ़ाएँ, हमारे जितने इदारे हैं वो सारे मिल के काम करें और जहाँ-जहाँ पे हमें ख़बर मिलती है इनके स्लीपर सेल्स हैं उनको हम डिस्कवर करें। और बॉर्डर के अंदर से जो दरअंदाज़ी होती है, उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। और तीसरी बात ये है जी कि हमारे पास काइनेटिक ऑप्शन तो है ही है। अभी जैसे हमें पता चला है कि जी जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, इस्लामाबाद में हुआ है, जो कैडेट कॉलेज में हुआ है, सारी की सारी चीज़ों की जो ताने-बाने हैं जाके अफ़गानिस्तान से ही या फिर मिलते हैं। हमारे पास वो ऑप्शन तो है और वो ऑप्शन हमें रखनी चाहिए। बट प्रेफ़रेबली कि बगैर काइनेटिक ऑप्शन के हो जाए, नहीं होता तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी होगी कि पाकिस्तान उस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ करेगा क्योंकि आप मुसलसल अपने मुल्क की तबाही जो है वो देख नहीं या सकते। और सर एक और पाकिस्तान के पास बड़ा लेवरेज था, वो था ट्रेड का। अब वहाँ से जो बातें हो रही हैं कि मुतबादल ऑप्शन जो हैं वो देखे जाएं, एक्सप्लोर किए जाएं वाया ईरान। क्या समझते हैं वो वर्केबल है भी और वो कितना फ़ायदा दे सकता है तालिबान रजीम को? सबसे पहली बात तो ये जी कि ट्रेड का ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं था, अफ़गानिस्तान जी को हाँ। था। अफ़गानिस्तान को सिर्फ फ़ायदा था कि जितने भी बिलियन की ट्रेड थी, ट्रांज़िट ट्रेड थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान के थ्रू जितना भी गुड्स हैं, कंटेनर्स हैं, जाते थे अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदों पे खुल के वो वापस पाकिस्तान में स्मगल होता था। तो इट वाज़ अ डबल एज्ड वेपन एक्चुअली हमारे लिए कि वो या हमें ही उल्टा नुकसान हो रहा था। नंबर 2 जो ट्रेड उनकी तरफ से होती है, वो बेसिकली वहाँ की ज़री प्रोड्यूस है, उनकी होती है और कोयला की होती है। व्हेयरएज़ पाकिस्तान को सीमेंट जाता है, सरिया जाता है, बाकी खुदोनोश की चीज़ें, आटा है, चावल है, दालें हैं, चीनी है, ये सारा पाकिस्तान से जाता है। और यहाँ से जब उनको जाता है तो वो कम निरखों पे जाते हैं। अगर वो कल कहीं और किसी मुल्क से मंगवाएँगे तो वो लंबे सफ़र की वजह से उन्हें महँगा पड़ेगा। जहाँ तक उनका अपना ट्रेड है कि वो थ्रू ईरान कर सकते हैं कि नहीं करने को तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ट्रेड उनका है थ्रू ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। या तो इसमें ये होता है कमन से जो है ये तोरखम से कोई ट्रक आता है, कोई चीज़ चलती है तो वो कराची शायद 2 दिनों में पहुँच जाएगी। हम्म, व्हेयरएज़ अगर वो चाबहार के ज़रिए कोई काम करना चाहते हैं और किसी मुल्क में वो अपनी सब्जियाँ, फ्रूट वग़ैरह भेजना चाहते हैं, तो शायद वहाँ जाते-जाते ही पेरिश हो जाएँगी। हम्म, और इसी तरह वहाँ से अगर कोई चीज़ें आती हैं और स्पेशली इंडिया से अगर ये ट्रेड करते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें महँगी पड़ेंगी। तो सही। नुकसान ज़्यादा जो है तजारत ना होने का, मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान को है, कम नुकसान पाकिस्तान को है और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अवाम का और ट्रेडर्स का है। जो रजीम है, वो तो हंकी डोरी बैठी हुई है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई जल उनको साहब फ़र्क नहीं इसमें पड़ता कि इसमें इसमें एक और भी अहम पहलू ये भी है, जो उनकी तरफ से ट्रेड के लिए मुतबादल ऑप्शंस की तरफ जाना, बावजूद इसके कि सबसे वायबल उनके पास जो ऑप्शन था वो पाकिस्तान ही था। तो ये भी बता रहा है कि वो बजाय इसके कि पाकिस्तान को इंगेज करते ट्रेड के वाले से, वो उनका मुतबादल ऑप्शन की तरफ जाना ये भी बता रहा है कि इसका मतलब है कि वो जो पाकिस्तान की डिमांड है वो उस पर कान धरने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि डिसाइसिव एक्शन वहाँ पे हो फितना और ख्वारिज फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और उनके ठिकानों पे। जो मुझे पता चला है जी किसी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत के ज़रिए कि ज़बानी तो वो बीच में मान भी जाते हैं कि जी हाँ। हाँ, ये बात गलत है, हम उनको देंगे। जब आप उनको कहते हैं कि आप लिख के दीजिए एक जी हाँ। बाकायदा एग्रीमेंट की सूरत में, पैक्ट की सूरत में, तो वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं। मेरे ख़्याल में वो ये नहीं चाहते कि वो कमिट कर दें क्योंकि वो इन लोगों को एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे, जी हाँ। एक कोएर्शन के ज़रिए के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने मुल्क में रख के उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं और इर्द-गिर्द के मुल्कों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और फाइनली जल साहब, जो हमने भारत के साथ एक रिसेंट हमारी जंग हुई, उस जंग के बाद पाकिस्तान में हम जो हमारी फ़ौज के अंदर जो एक इंतज़ाम था, जो क़यादत थी, उसमें जो हमने इवॉल्व किया है, ज़रा सूरत हाल के मुताबिक मुल्क जो है वो इवॉल्व करते हैं। ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, आप क्या क्या समझते हैं ये कितनी फ़ायदेमंद होंगी पाकिस्तान के लिए डिफेंस को लेकर?
जी, बहुत शुक्रिया जी। अगर आपने देखा तो जंग में जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने हमें कामयाबी की थी अता, अल्लाह की मेहरबानी से अता हुई कामयाबी और पाकिस्तान को फ़तह मुबीन मिली, वो ये था कि सारी फ़ोर्सेस का इकट्ठे मिलके ऑपरेशन करना जी हाँ। था। इंटरऑपरेबिलिटी थी और सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, मिल के काम कर रहे थे। लेकिन ये क चूँकि अरेंजमेंट ऐसा था कि जंग के दौरान इकट्ठे हो गए, जो पाकिस्तान में सिस्टम पहले चल रहा था चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का, वो बहुत ज़्यादा कमांड के लिहाज से इफ़ेक्टिव नहीं होता, जी वो हाँ। स्टाफ़ का होता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉडी होती है। जो सीडीएस सिस्टम है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं अभी इंस्टीट्यूट हुआ जी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है। आप किसी वक़्त भी इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, जी हाँ। डज़न्स ऑफ कंट्रीज़ जो हैं, उनमें ये सिस्टम है और ये सिस्टम इसलिए होता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज़ हैं, जितनी फ़ोर्सेज़ हैं, उनको इकट्ठा करके एक यूनिसॉन तरीके से एक एक स सीसा पिलाई दीवार के तौर पे सही। पूरी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ यूज़ किया जाए, उसमें एफ़र्ट जो है, वो कम लगेगी, नुकसान कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा और इस तरह अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसी तरह के सिस्टम है। वहाँ सही। पे 5 फ़ोर्सेस जो हैं, उनके सरबराह जो हैं, वो एक है और हमारे पड़ोस में भी है, बाकी जगहों पे भी ये सीडीएस सही। सिस्टम है। हम बहुत अरसे से पाकिस्तान इस पे गौर कर रहा था और ये अच्छी बात है कि ये अभी हो गया है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में बिलाखिर तब्दीली की हवा चल पड़ी है और पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है वज़ारत उज़्मा के लिए और तहरीक अदम एतमाद 17 तारीख को जो है उस पर वोटिंग कराई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सेक्रेटेरिएट में। ये तब्दीली 17 को आ तो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में सियासी तब्दीली के हवाले से आज बड़ी पेशरफ हुई है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है और पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मुमताज़ राठौर को मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद किया गया है। 17 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है और आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइनी एक्ट के मुताबिक जो मुतबादिल वज़ीर आज़म जिसका नाम तहरीक अदम एतमाद में तजवीज़ किया जाता है, अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की सूरत में वो डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाता है। आज़ाद कश्मीर में फैसल मुमताज़ राठौर अगर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं तो वो कितने वोट ले सकेंगे तहरीक अदम एतमाद में, और इसके साथ साथ जो एक बड़ा मसला है अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का, उससे वो कैसे निपटेंगे, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब। बहुत शुक्रिया फैसल राठौर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि 17 को अब वोटिंग होने जा रही है तहरीक अदम एतमाद पर और आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइनी एक्ट के मुताबिक तो जो है इससे अदम एतमाद की तहरीक के तहत ही आप डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, आपको अलग से वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं, कितने वोट इस तहरीक अदम एतमाद के हक में पड़ेंगे? जी बहुत शुक्रिया समर साहब। तहरीक अदम एतमाद चूंकि जमा हो गई है आज, और हमने जैसे कि पहले कहा था कि 27 मेंबरान वो थे जो कि डायरेक्ट पीपल्स पार्टी के थे और इसमें फिर नून लीग के 9 मेंबरान ने भी वोट देने का फैसला किया था, तो 37 से ये हो जाते हैं और मेरे ख्याल में तकरीबन शायद हमें 39 और 40 वोट्स जो है वो पड़ेंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक, चूंकि 2-3 और वोट्स भी हैं जो हमारे 17 राब्ते में थे और वो वोट देना चाहते थे, लेकिन चूंकि रिजर्व थोड़ी सी पूल जो है ताखीर हो वहाँ गई। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मौजूद है जो 27वीं तरमीम में यहाँ पे चला है। जी नहीं। तो ये बताइएगा फैसल राठौर साहब, आपका जो है इंतखाब किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी तवील मुशावरत के बाद। दो कुछ सीनियर नामों के ऊपर भी गौर हो रहा था। चौधरी यासीन साहब हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, सरदार याकूब साहब हैं, आप दो बीइंग जूनियर अमंग देम, तो आपके नाम के ऊपर जो पार्टी ने फैसला किया, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी यानी कि जो है ना बेसिकली एज पार्टी को आपने ऐसा क्या विजन दिया था कि जिसके तहत आपका इंतखाब हुआ है? जो ज़ाहिर है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मसाइल हैं वो बड़े संजीदा नोयत के हैं, तो आपने पार्टी को ऐसा क्या सजेस्ट किया था कि जिसकी वजह से आपका इंतखाब किया गया पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया, और यकीन ये तो आसान काम नहीं है, ये इस वक्त एक पार्टी के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे पार्टी ने गुजरना है। और यकीनन पार्टी में सीनियर क़यादत भी थी और भी लोग थे, लेकिन यकीनन कोई भी एमएलए जो असेंबली का मुंतखब है वो इलेक्शन लड़ सकता, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो पार्टी ने जो फैसला किया है शायद इस मौजूदा सूरत हाल में इस चीज़ों को देख कर किया है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, ये जो 2.5 साल की हमारी हुकूमत रही जिसे एमएलए की हुकूमत कहा गया,
ये जो एक्शन कमेटीज की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गैर सियासी किस्म का माहौल बन गया, पॉलिटिकल पार्टी इरेलीवेंट हुई, मेरा उसमें एक तरह से शायद मेन किरदार भी रहा हो। लेकिन फैसला जो भी था ये पार्टी का फैसला और मैं इस पर पार्टी के शुक्रगुजार हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनका फैसला था। इस वजह से मुझे उन्होंने नामजद किया और इंशाल्लाह यकीन भी है इस बात का पूरा कि जो एक अदबी किताब चाहिए उससे ज्यादा पाकिस्तान में उस पार्टी के पास वोट है। तो ये बताइएगा फैसल राठौर साहब कि आपकी तरजीहात क्या होंगी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद? पहले बड़े काम 2-3 आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है इस वक्त जो मैंने पहले बात की, आपने खुद भी जिक्र किया, अवामी एक्शन कमेटी का एक बड़ा संगीन चैलेंज है आज़ाद कश्मीर के अंदर। सियासी जितनी भी सियासी जमातें हैं उन तमाम की तमाम को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में। आप खुद भी जो मुज़ाकरात हुए एक्शन कमेटी के साथ, आप भी उस मुज़ाकराती टीम के अंदर मौजूद थे, तो कैसे निपटेंगे इस पर्टिकुलरली इस चैलेंज से और बाकी आपके जहन में तरजीहात क्या होंगी? देखिए, चूंकि वक्त थोड़ा है और टारगेट और मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि रियासत के अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं, जिस हवाले से एक्शन कमेटी भी जो अवाम के जरिए बार बार टेबल पे आती रही है, मैं उनके साथ चूंकि राब्ते में भी था, उन्हें डील भी करता रहा, तो उन चीजों से मैं काफी हद तक वाकिफ भी हूँ। तरजीहात हमारी बेशुमार होंगी। सबसे पहले तो चूंकि एक जो तासुर पिछले अरसे में रहा कि एमएलए की हुकूमत है, हम इसे एक सही सियासी हुकूमत बनाएंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे, जिसका बराह रास्त आवाम से एक रब्ता होगा और जो यहाँ के बुनियादी मामलात हैं, सेहत से मुतालिक, तालीम से मुतालिक, जो यहाँ के कोर इश्यूज हैं जो कि एड्रेस ना किए जाने की वजह से एक्शन कमेटियां आवाम को साथ लेकर फील्ड में आ गई और सियासी पार्टियां इररेलेवेंट हो गई। हम उन तमाम इश्यूज को एड्रेस भी करेंगे, हल भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि फेडरल के साथ भी जो एक्शन कमेटी के किए गए वायदात हैं उन पर भी अमल दराने की आखिरी हद तक कोशिश करें, क्योंकि ये एक चैलेंज है। मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई 5, 7, 8 माह में कोई दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर हम 6-7 माह के अंदर एक तरह से सियासी निजाम को फिर से बहाल कर दें, सियासतदानों की इज्जत बहाल हो जाए। एक और बड़ा इम्तिहान भी आपका होगा फैसल राठौर साहब, वो आईनी तरमीम होंगी जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको लानी पड़ेंगी। ज़ाहिर एक्शन कमेटी के इजलास पे जब आप मौजूद थे, वहाँ कुछ आईनी जो है सेटअप के अंदर भी तब्दीलियों की बात हुई थी। वहाँ पे इस तरह से जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उनके बारे में कुछ फैसला था कि वो अब वजारतें नहीं ले पाएंगे और जो वज़रा की तादाद है वो भी कम की जाएगी। तो इसके लिए ज़रा कुछ तरमीम भी आपको करनी पड़ेगी। तो वो तरमीम भी आपके जहन में है? एक बड़ा एजेंडा, चूंकि नंबर गेम तो पूरी आपके पास आईनी तरमीम के लिए। इन आईनी तरमीम के हवाले से जब एक्शन कमेटी के साथ हमारा जो मुआहदा हुआ था, उसमें ये तय हो गया था कि 2 माह के अंदर 2 नुमाइंदे कश्मीर से जो लीगल एक्सपर्ट होंगे, 2 वफाक से, 2 एक्शन कमेटी के, इन चीजों को 2 माह के अंदर बैठकर कंक्लूड करके जो भी इसका रास्ता बनेगा वो रास्ता निकालेंगे और यकीनन अक्सरियत हमारे पास मौजूद है। अफाम तफहीम के साथ बैठ के हम इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे, ताकि आईनी तरमीम के हवाले से भी जो उनके इश्यूज हैं और जो महाजरीन का वोट का राइट है वो भी बहाल रहे। यकीनन इसमें मुश्किलात हमें दरपेश जरूर होंगी, लेकिन चूंकि इसका रास्ता हमने कोई ऐसा निकालना है जिससे दोनों अतराफ से मामलात खुश उसलूबी से तय हो सके। सर, इसको तो अभी कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो उनके साथ एक कमेटी बनी है जिनको 2 माह का टाइम है। 2 माह के अंदर कुछ ना कुछ तो उसको हमें किसी न किसी नतीजे पर तो ले जाना पड़ेगा, चाहे वो नतीजा ये हो कि इसी दफा उन मामलात को हल करना है या वो नतीजा अगली बारी की तरफ जाए, लेकिन हमें इसको 2 माह के अंदर इसको किसी एक तरफ जरूर लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उनके साथ ये चीज तय हुई है हमारी। और दूसरा ये भी बताएगा कि अनवारुल हक चौधरी साहब जो हैं, आज तो उन्होंने कहा है कि वो अदम एतमाद का सामना करेंगे। क्या लग रहा है आपको, वो फेस करेंगे अदम एतमाद को? चूंकि नंबर गेम तो बड़ी वाज़ेह है उनके खिलाफ जो नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कि इस तहरीक पर 17 तारीख को चूंकि वोटिंग होनी है उससे पहले ही वो रिजाइन कर जाएंगे? देखिए, उनका राइट है, वो अगर इसको फेस करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करें, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। वो खुद ये बात कहा करते थे कि जब 27 अरकान इकट्ठे बैठ जाएंगे तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। 27 से 37 और 37 से 40 से ज्यादा इस वक्त अरकान जो है वो हो चुके हैं दूसरी तरफ, तो ये उनका फैसला है। क्योंकि आपका मशवरा क्या है उनको? आप ज़ाहिर उनकी काबीना में वजीर बल्दियात भी रहेंगे, आपका मशवरा क्या है रहे आप? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि रिजाइन कर देते तो उनके लिए बेहतर था, लेकिन अब जिस सिचुएशन पे वो आ चुके हैं तो अब वो रिजाइन करें या अदम एतमाद को फेस करें, अब एक ही बात है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएगा कि इंतखाबात जो है आज़ाद कश्मीर में आगे वो अपने टाइम पर हो जाएंगे?
जी इंशाल्लाह इंतखाब अपने टाइम पर होंगे और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कमिश्नर का भी तकर्रुर किया जाए और इलेक्शन को बर वक्त कराया जाए। सही है। और जो फंड्स का मसला था वफाक के साथ, वो भी हल करवा लेंगे आप? पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, मुस्लिम लीग नून को जो वोट के हवाले से जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप वोट डालें और बेशक उसके बाद आप उसमें बैठना चाहते हैं, वो मकसद ये था कि हुकूमत की ऑनरशिप मुस्लिम लीग नून जरूर ले, चूंकि फेडरल में वो बैठी है। फंड्स के मामलात उनकी मशावरत या उनके साथ या कोऑर्डिनेशन के बगैर हल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से हम पूरी कोशिश करेंगे जो फंड्स के हवाले से मामलात और मसाइल हैं उन्हें भी हल किया जाए फेडरल हुकूमत के साथ मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ कोलिशन में फेडरल हुकूमत के साथ एक बड़ा रोल है। फाइनली फैसल लाहौर साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर 4 साल में 4 वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं। आर यू कॉन्फिडेंट के आखिरी आप ही होंगे? इसके बाद कोई मजीद तब्दीली की गुंजाइश तो है भी नहीं सिस्टम के अंदर। 2006 से 2011 तक भी मेरे ख्याल में 4 वज़ीर आज़म रहे और इस बार भी मैं चौथा वज़ीर आज़म हूँ और मेरे ख्याल में हमारी तो अभी 5वां तो नहीं आएगा ना कोई? वक्त है 4 पे ही असेंबली जो है वो 5 साल पूरे कर लेगी ना आपने? नहीं, हम तो सर इस उम्मीद पे है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जो बनेगी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत बनवाएगी, क्योंकि अगर हमारी कारकर्दगी बेहतर रही, अवाम का हम पर अकबाल बहाल हुआ तो इंशाल्लाह हमारी फील्ड में मजीद जड़ें मजबूत होंगी। बहुत शुक्रिया फैसल लाहौर साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त के अजीज आपने गुफ्तगू सुनी। पीपल्स पार्टी की तरफ से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार फैसल लाहौर की, जिनका कहना है कि वो बहुत जल्द तरामीम भी आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर ला सकते हैं मंजूरी के लिए, कि जिन तरामीम के हवाले से इत्तफाक राय हुआ था अवामी एक्शन कमेटी के साथ। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।